Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, welcome back to the third episode of दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान में हमने पिछले दो एपिसोड्स में पाकिस्तान के दो मेजर इश्यूज़ के ऊपर बातचीत की है और दो मेजर इश्यूज़ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है और ड्रग अब्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों में हमने इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इससे प्रॉब्लम्स बनते हैं और इसमें जो सॉल्यूशंस हमने अपनी तरफ से जो पेश किए हैं वो हैं। आज की जो हमारी एपिसोड होगी वो बहुत ही एक नहीं छोटी वीडियो है। जिस तरीके से हमारी जो पहली दो वीडियोस थी और इवन सेकंड वीडियो के तो हमने सिर्फ दो पार्ट्स बना दी थी ताकि आप लोगों के लिए देखने के लिए आसान हो। तो इधर दिल पाकिस्तान में हमारा जो मेनली फोकस है वो है जी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनके ऊपर इतनी बातचीत नहीं होती। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये शूट होना एक दो महीने बाद था, लेकिन उमर भाई की कोई निजी मसरूफियात की वजह से हमने इस वीडियो को पहले शूट करने का प्रोग्राम कर दिया। तो आए आज मैं आपको एक मिलवाता हूँ एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से, जिनसे आज का जो हमारा टॉपिक है वैल्यूज़ इन आवर सोसाइटी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो जो भी वैल्यूज़ हैं एक बंदे की होनी चाहिए वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। तो आए आज हम उनसे बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और उनकी वजूहात क्या है ये जो कम हुई है। तो आए चलते हैं और उनसे गपशप करते हैं। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि मैं एक बंदे का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाऊंगा। मैं इस बंदे को कहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाए, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है जिनको करते करते मैं कोई पॉइंट्स मिस ना कर दूँ। तो प्लीज़ मिस नादिया, बताइए आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स और आपने अपनी लाइफ किस तरीके से गुजारी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी लाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजारी है और ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ जो है वो टीचिंग करते हुए गुजारी है। बच्चों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास इंटरेस्ट है, तो मैं टीचिंग मेरा एक पैशन था और अभी भी है कि अभी भी मेरे कंट्रोल में हो या मेरी रेंज में हो तो मैं टीचिंग ज़रूर करना चाहूँगी, बच्चों की उनकी ग्रूमिंग करना चाहूँगी। और ये जो ग्रूमिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी ज़्यादातर लाइफ जो है मेरी टीचिंग में ही गुजरी है। तो कितने टाइम हो गया आपको टीचिंग करते हुए? मुझे टीचिंग मैंने की है फॉर 13-14 ईयर्स, जिसमें लास्ट जो मेरी अपॉइंटमेंट थी एज ए प्रिंसिपल प्राइमरी स्कूल थी और उस टेन्योर को भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे वो छोड़नी पड़ी। बट अभी भी है कि जो फैमिली के मेरे बच्चे हैं या जो भी बच्चा मुझे नज़र आता है और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मैं समझती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनके लिए नुकसानदेह है, तो फिर मैं उनको ज़रूर अभी भी करेक्शंस उनकी करती हूँ और उनको चाहती हूँ मैं कि इस मुल्क का हर बच्चा जो है वो वेल ग्रूम्ड हो, वेल नॉलेज्ड हो और वो बहुत एक अच्छा बच्चा हो, फुल ऑफ वैल्यूज़ हो और सबकी रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल। फुल ऑफ वैल्यूज़ आपने यहाँ पर कहा, तो यहीं से ही अपना जो मेन टॉपिक है उसको हम टच करते हैं। इनका जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत से इनका जो टेन्योर है अपनी ज़िंदगी का वो इन्होंने बच्चों के साथ गुजारा है। इवन मेरी ज़िंदगी भी इन्होंने ज़्यादा मोस्टली देखी हुई है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ का जो क्वेश्चन है वो हमारी सोसाइटी में ऐसे से ख़त्म हो रहा है। आपकी नज़रिए में आपको क्या लगता है कि ये ख़त्म किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है? वैल्यूज़ वाकई हमारी सोसाइटी से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और मेरा इसमें पर्सनल मेरी अपनी राय है। शायद बहुत से लोग इससे एग्री करें ना करें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं देते जितना कि उनको देना चाहिए। अब जैसे आजकल तो बहुत आइडियल एक सिचुएशन है कि कोरोना है, बच्चे घर पे हैं और आप बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके अंदर वापस अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक हमें कोई पॉजिटिव उसकी कुछ भी साइंस नज़र नहीं आते हैं। तो वैल्यूज़ जो हैं वो घरों से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला जो कहा जाता है कि दर्सगाह जो है वो आपका अपना घर होता है
कि बच्चे हैं सुबह उठते हैं उनको सबको सलाम करना है, फिर वो अगर घर में कोई बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनका ख्याल करना है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, और घर में अगर नौकर हैं आपके तो आपने उनको भी उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। और ये सारी चीज़ें हमारी सोशल वैल्यूज़ में आ जाती हैं, और ये एज ए पूरी सोसाइटी जो है ये इन वैल्यूज़ के साथ ही जब अगर डेवलप होती है तो फिर वो आपकी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी बनती है। बहुत अच्छी हमने बात की कि एक हेल्दी सोसाइटी आप बनती है। पाकिस्तान में रहते हुए हमारे साथ एक जिस तरीके से मैं अपनी पहली 2 वीडियोस में कहता रहा हूँ कि मुसलमान होने का हमारे इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है। यहाँ पर उमर भाई ने भी मुझे मैसेज करके कहा था कि मैं आपसे एक सवाल करूँ कि मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को इतना फॉलो नहीं करते जितना हमें फॉलो करना चाहिए, और बहुत सी वैल्यूज़ हैं जो हमें कहती हैं इस्लाम में ही बता दी जाती हैं कि जी आप उनको फॉलो करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो वो बताएं वो वैल्यूज़ क्यों नहीं हम फॉलो करते, और वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? इस्लाम को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें, और इस्लाम फॉलो करना मीन्स कि अल्लाह मियाँ ने आपको एक गाइडलाइन दे दिया, कुरान करीम की सूरत में एक बुक है, और इस बुक को अगर हर कोई बच्चा जब वो एडोलेसेंस में पहुंचता है, लाइक 13-14 ईयर्स का होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, और वो तर्जुमे के साथ समझ के कुरान पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उसको पता भी नहीं होता और वो आ जाती हैं। क्योंकि जब आप कुरान को समझ के पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अल्लाह मियाँ ने आपसे डिमांड क्या की है। अब हम जब नमाज भी इवन पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता, हम बस पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि इहदिस सिरातुल मुस्तकीम का क्या मतलब है, कौन सा सीधा रास्ता है। तो ये सीधे रास्ते पे चलना सिखा हमें, तो ये जब तक हमें समझ नहीं आएगी इस सीधे रास्ते पे चलने की तो हम फिर कैसे चलेंगे। और इस्लाम तो आपके लिए एक आइडियल रिलीजन है और पूरी दुनिया में फैल रहा है, और इसीलिए फैल रहा है क्योंकि जो कुरान में अल्लाह मियाँ ने बातें बता दी हैं हमें वो इतनी आपके लिए अपने लिए फ़ायदेमंद हैं और आपकी अगली नस्लों के लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं। तो वो आप अगर उसको फॉलो करते हैं और समझ के कुरान पढ़ते हैं तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि आपको जो है वो अपनी वैल्यूज़, अपनी कदरें, अपनी जो आपके जितने भी आपकी अखलाकियात है वो बेहतर ना हो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती कुरान तो पढ़ा देते हैं कि जी मौलवी साहब आ रहे हैं, कुरान पढ़ना है, ये करना है, फिर कुरान ख़त्म होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पर उस कुरान में ये नहीं बताया जाता कि कुरान कह क्या रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वही हमें बाकी लोगों से अलग करता है। तो जैसे आपने कहा है ना कि हम कुरान को फॉलो क्यों नहीं करते, तो उसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं। जिस चीज़ को हम समझेंगे नहीं तो उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। अब ये हर चीज़ के लिए है, लेकिन अगर जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अगर आप फॉर्मूलाज रट लेंगे, अगर आपको पता ही नहीं कि ये फॉर्मूला आपने कहाँ पे फिट इन करना है तो आपके लिए वो फॉर्मूला आपको कोई वैल्यू नहीं दे सकता, वो आपको कोई किसी किस्म का गेन नहीं कर सकता आपकी ज़िंदगी में, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने कहाँ कब करनी है। तो इसी तरह ही जो कुरान है, कुरान को जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे, और ये मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से, हर टीन एजर से कि रमज़ान आ रहा है, आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा, ये प्लीज़ छोटा छोटा आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं मत दें, लेकिन आप कम से कम उर्दू में कुरान अरबी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और आइडियल तो ये है कि अरबी सीखें और फिर कुरान भी साथ साथ तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो ये आपके लिए अल्टीमेटली बहुत बेहतर होगा और आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ये एक अल्लाह मियाँ की हम पे नवाजिश है बहुत बड़ी। ऐसा ही है जिस तरीके से मिस नादिया ने कहा कि हमें कुरान हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ के नहीं पढ़ते। ये उस दिन 2-3 दिन पहले वीडियो से
कि उमर भाई हम भी यही कह रहे थे कि यहाँ पे जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनका सिर्फ पढ़ने के ऊपर फोकस है, समझते नहीं है हम उस चीज़ को कि हमें समझ में आए इसमें जो अल्लाह ताला है वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो वाक़या है उस वाक़ये की जो रीज़न है वो क्या है, और उस चीज़ से निकलने के सोल्यूशन भी बताए जाते हैं। सोल्यूशन भी बताए जाते हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर होती है उसका कोई ना कोई साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी पाया जाता है कुरान मजीद में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पाया जाता है कि जी वैल्यूज़ पाकिस्तान में लोगों में कम हो रही हैं, तो उनमें अब हम किस तरीके से उनको लोगों में वापस कर दें, इम्प्लीमेंट करा दें कि जी अगर कोई बच्चा है वो वैल्यूज़ को नहीं कर रहा, जो भी आपकी मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, वो बड़ों का कहना नहीं मान रहा, उनकी जो बात है उनको सुन नहीं रहा, तो वो क्या करें, पेरेंट्स जो हैं वो क्या करें, जो उनके अगर दोस्त हैं या जो कज़न्स हैं जो उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो जो वैल्यूज़ हैं जो वो बच्चे की गुम हो चुकी हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उनको दोबारा से कर सकें। फराज, इसमें तो यही है कि ये तो काम बड़ों का ही है। अगर वो वैल्यूज़, देखिए मैंने जैसे आपको शुरू में कहा है कि ये चीज़ें आप घर से ही सीखते हैं। अब अगर बाप है वो रिश्वतखोर है तो वो, और बच्चे को पता है कि मेरा बाप रिश्वत लेता है, तो अब वो बाप कितना भी उसको लेक्चर दे दे, कितनी भी बातें उसको कर दे, उसकी बात में असर नहीं होगा। तो ये आपको जो माँ बाप हैं या आपके जो बुज़ुर्ग हैं, हम सबको, या मैं भी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो हम सबको एक रोल मॉडल बनना होता है। जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे बच्चे नहीं सीखेंगे। अब ये बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो, उनको आप एक बात कहेंगे और वो जी मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो जब से वो पैदा होते हैं तब से ही उनके अंदर ये चीज़ें सबकॉन्शियस में उनके जा रही होती हैं और उसी के साथ वो ग्रो करते हैं। तो जैसे हम, अब स्कूल्स में भी होता है कि 3.5 साल का, 3 साल का बच्चा, जब आप उसको ट्रेन करते हैं, जिस तरह आप उसको ट्रेन करेंगे वो ट्रेन होता जाएगा। जहाँ उसकी, क्योंकि 7 साल तक बच्चा जो है वो पूरी की पूरी आपकी जो ट्रेनिंग है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद यस, ग्रूमिंग चलती है फिर उस बच्चे की। तो ग्रूम करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उसके अंदर बेसिक चीज़ों को डालना मुश्किल होता है। तो ये माँ बाप के लिए, टीचर्स के लिए, इवन टीचर्स रोल मॉडल क्यों कहलाई जाती है, इसलिए कि जो जिस तरह टीचर बिहेव करेगी बच्चा वो अपनी टीचर से सीखेगा। तो उसके लिए तो पूरी यूनिवर्स एक टीचर है जब वो ग्रो कर रहा होता है। अब जब वो एक दफ़ा ग्रो कर जाता है विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी टीचर, तो अब आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो जी एकदम से उलामा बन जाएगा, अनफॉर्चुनेटली ये होगा नहीं। तो वो फिर ये कि आप यंग जनरेशन हो, आपसे जो पीछे अभी आ रही है, ये लोग ही अभी से शुरू कर दें। लाइक आप हो, आपके छोटे सिबलिंग्स होंगे, आपकी सिबलिंग्स हैं, आपने उनके अंदर उनको सिखाना है, उनको बताना है कि ये चीज़ गलत है, ये अच्छी है। अगर आप ही उनको इरिटेट करोगे, आप ही उनको जो है वो गलत बातें सिखाओगे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो तो आप बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हो फिर उन सोसाइटी को ख़राब करने में। तो सबसे पहले ख़ुद को अपना रोल मॉडल बनाओ और फिर उसके साथ जितना आपका, इवन आपके इर्द गिर्द के, चाहे 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो या आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वही सीख जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है। एक सोसाइटी में आप एक पॉजिटिविटी कम से कम लानी तो शुरू करते हो ना। तो ये हर एक का अपना रोल है, और अगर इसको आप कहते हो कि जी हम वापस कैसे लाएं, ये अब आप लोगों का काम है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा नीचे से पकड़ लें दफ़ा माइक को, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि धंधा आपकी थोड़ी आवाज़ में। अच्छा, ठीक है। बहुत आपने एक अच्छी बात की है कि रोल मॉडल्स हमें अपने फादर्स को, अपने टीचर्स को बनाना होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि जो फादर है, जो बाप है, इटसेल्फ अगर वो रिश्वत लेता है, एक मिसाल ले लें कि जब भी अगर किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है या जिससे वो बंदा बात नहीं करना चाहता, हम अपने बच्चे को खुद कहते हैं, झूठ बोलने के ऊपर इम्प्लीमेंट कहते हैं कि भाई नहीं कह दो कि बाबा घर से बाहर गए हैं या बिजी हैं, जबकि वो नहीं होता। वहीं से ही बच्चा वो बात को कैच कर लेता है कि जी ठीक है, गलत बात आप कर सकते हो। वो उसको इस तरीके से झूठ बोलने के ऊपर उसके सब कॉन्शियस पे बैठ जाती है कि कोई गलत बात है ही नहीं। गलत बात है नहीं। जैसे सिंपल सी चीज़ें, रेड लाइट पे रुकना है, अगर रेड लाइट पे नहीं, मदर हैं या माँ बाप दोनों ही रोल मॉडल्स होते हैं, या बड़े
अब अगर आपका कोई बड़ा बहन भाई है, बड़ा कज़न है जिसको आप बहुत वैल्यू देते हो, जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, अगर वही गलत काम कर रहा है, लाइक रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है और या किसी के साथ ऐसी मजाक कर रहा है, उसको रेडिक्यूल कर रहा है, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है, तो आप भी उस चीज़ के साथ चलते जाओगे, आपके लिए भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बुरी नहीं आपको लगेंगी। तो ये चीज़ें हमें बहुत कॉन्शियस होके इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि जो चीज़ गलत है, और आपको ये तो खैर सबको पता है और आपको भी डेफिनेटली पता होगा और आपकी जनरेशन के बच्चों को भी पता होगा कि जो गलत काम है उसमें बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है ना? तो जो गलत काम है उसमें बहुत अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को कर्ब करना ये बहुत बड़ा एक काम है बाय इटसेल्फ। तो ये आप लोगों ने सीखना है और अगलों को भी सिखाना है कि गलत काम जो है, चाहे वो किसी की बेइज्जती करना है, चाहे वो किसी का मजाक उड़ाना है, किसी के साथ, जैसे स्कूल्स में इतनी ज़्यादा बैशिंग होती है बच्चों के साथ, और कोई बहुत मोटा बच्चा है तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, नॉट रियलाइजिंग कि वो कितना दुखी हो जाता है, उसका दिल कितना दुखता है, आपको ये फीलिंग ही नहीं है, ना ही हम लोग मतलब हम एज ए सोसाइटी हम इस चीज़ को एहसास ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जब तक एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, हम में और यूरोप में या यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है। मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ कि जी वो कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम इस्लाम फॉलो करते हैं, वो बहुत बुरे हैं। भाई उनकी आप इखलाकियात देखें, आपसे बेहतर उनका इखलाक है। क्या वजह ये है कि जब वो किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं सड़क के ऊपर, वो हेल्प आउट करते हैं। बसेस में बुज़ुर्ग चढ़ते हैं, उनको पता है कि हमने इनको जगह देनी ही देनी है, वो जगह दे देंगे। और औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ औरत रिस्पेक्ट मांग रही होती है। हालांकि ये सारे राइट्स जो हैं ये हमें इस्लाम ने दिए हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नमाज रोज़े तक और लोगों को क्रिटिसाइज़ करने तक रह गए हैं, और आगे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भूल गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से कहते हैं कि जी एक शेख गया था, अमेरिका गया था, ये अपने यूरोप कंट्रीज़ में गया था, तो उसने कहा कि भाई मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने बहुत से इस्लाम को वहाँ पर देखा है, मुसलमान मुझे वहाँ नज़र नहीं आए, और जब मैं वापस सऊदी आया हूँ तो यहाँ पर मैंने मुसलमानों को देखा है, इस्लाम को नहीं देखा। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही बिल्कुल सही बात। इसी एक खूबसूरत बात के ऊपर अगर कोई सवाल है आपसे मुझसे तो वो कर लीजिए। मुझे तो अब आपकी जनरेशन से बहुत उम्मीदें हैं फराज, आपकी जनरेशन है, आपसे जो आने वाली जनरेशन, क्योंकि अब आपने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आपने ग्रूम करना है, और उसने और उनको आपने सही रास्ते पे लाना है। या आपके सबके, मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का हाल है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने यूथ की, आप लोग एफर्ट करो या किस लेवल पे जाओ कि यूथ की एक बने ऑर्गेनाइजेशन, और वो यूथ जो है अपने यूथ को साथ मिला के और इन चीज़ों के ऊपर काम करें। बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से पिछली वीडियो में उमर भाई ने कहा था कि यूथ किसी भी कंट्री की कोई होगी 10 to 20% होगी, लेकिन इट इज़ 100% द फ्यूचर ऑफ दैट नेचर ऑफ दैट कंट्री जो भी है। तो इसी बात के ऊपर कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत आपने अपने कीमती वक्त से निकाला, और मुझे ये भी मालूम है कि आपके ज़रा थोड़ी सी सेहत भी नहीं है। दुआ करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन हो, और इंशाल्लाह आपको अगली आने वाली वीडियोज़ पर भी आपको दावत देंगे, ठीक है, ताकि अपनी जो आपने लाइफ में जो आपने देखी हैं चीज़ें उनसे आप हमें अवेयर करें, और जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है जो हमारी सोसाइटी में गलत हो रही हैं, क्योंकि आई टोटली एग्री विद मिस नादिया कि हमें अपनी इस जो कौम है उसको किसी तरीके से बेहतर करना होगा, क्योंकि जितने भी हम लोग अपने नेशन में प्रॉब्लम्स देखते हैं वो हमारी ही वजह से हैं, और इनको हमने ही किसी तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि इनका दौर अब एक तरीके से गुजर चुका है। रियली सॉरी टू से, क्योंकि लोग काफ़ी चीज़ को बिल्कुल सही है, अब तो आप लोगों का दौर है, और आप ही ने, और आपको पता है कि इस वक्त मैक्सिमम यूथ जो है, इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी इज़ द यूथ। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं,
और अच्छी बातें सीख सकते हैं, ना कि गलत किस्म की बातों में पड़े हैं। गलत बातों में पड़े। जिस तरीके से हमारे लीडर ही हमें बार बार कहते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी हमारी सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हमें इस तरीके से उनको बेहतरी की तरफ लेकर चलना है। यही इनिशिएटिव है एक तरीके से दिल पाकिस्तान का, कि हमने अपनी यूथ को इंकरेज करना है और इनको एम्पावर करना है और उनको एजुकेट करना है, क्योंकि वो एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और जो हमारे डिजिटल मीडिया के ऊपर वो एजुकेशन मटेरियल नहीं मिलता जो हमें देना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर ये जो दरवाजे हैं दिल पाकिस्तान के लिए सब ये खुले हैं, तो इनलाइट करी जाए प्लीज़। देखते जाइए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें, खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद। खुदा हाफ़िज़।